बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान और इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ना तो सरेंडर करने के लिए तैयार है और ना ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान खाली छोड़ना चाह रही है। जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ इसका 10% भी किसी और सियासी जमात के साथ होता तो वो अभी बाइकआउट करके साइड पे बैठ जाती। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि अगर आपका एम्पायर मुखालिफ टीम के साथ मिला हुआ है, अगर आपका एम्पायर बायस्ड है, तो फिर आप पर फर्ज है कि आप आखिरी गेम तक लड़ें, जीतने के लिए नहीं, निजाम को मजीद एक्सपोज करने के लिए। अब एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ही अपने प्लान सी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इलेक्शन के मामलात के ऊपर, पार्टी के अंदरूनी मामलात के ऊपर और इलेक्शन के बाद का जो मंजरनामा है उस पर एक बहुत अहम मूव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खेला गया है। इसके साथ ही साथ साइफर केस के जो जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने तफसीली फैसला 77 सफात का जारी तो कर दिया है। इमरान खान साहब की सजा के हवाले से भी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को भी एक और टास्क दे दिया गया है, उस टास्क पर भी बात करेंगे। लेकिन जज अबुल असनाद जुल्करनैन के फैसले से किस तरह से पीटीआई का काम आसान हुआ है, ये जिस उजलत में ये ट्रायल्स हुए हैं और जिस तरह के ये अब फैसले दिए गए हैं, इसने पीटीआई की लीगल टीम का काम आसान कर दिया, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगाज में एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है लाहौर से। लाहौर में नाज़रीन किराम इमरान खान के इंतहाई करीबी और इंतहाई ट्रस्टेड साथी हैं हाफिज फरहत। ये इमरान खान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं और इमरान खान साहब इन्हें इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन का इंसाइक्लोपीडिया कहा करते हैं। यानी कि हमने खुद भी देखा इन्हें जबान पार्क में, ही वॉज मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। इमरान खान साहब के इंतहाई ट्रस्टेड, इंतहाई काबिल और एक इंतहाई सादा बंदा, जिसे आप कहते हैं ना कि अवामी बंदा, सादा बंदा, ग्रास रूट लेवल से उठकर सामने आने वाला बंदा। और फिर इलेक्शन के जो मामलात हैं उन पर मैं ये समझता हूं कि हाफिज फरहत ने जो किया है, इसने एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना कि उनके इस इकदाम ने हुज्जत तमाम कर दी है। और मैं आपके सामने जब डिटेल्स रखूंगा तो आपको भी हैरत होगी। और बिलखुसूस जो हाफिज फरहत का हल्का है और लाहौर में जो एक वारदात डाली गई है डीएचए फेज 1 से फेज 5 के बासियों तक जो लोग हैं उनके साथ 50-55 हजार वोटर के साथ जो वारदात डाली गई है, ये डिटेल्स इतनी तशवीशनाक है, पूरे पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये तो सिर्फ एक हल्का है, ये जी पीपी 157 इनका हल्का है हाफिज फरहत का, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शटल कॉक इनका बेसिकली इंतखाबी निशान है। इनके ऊपर एमएनए के जो कैंडिडेट हैं वो सरदार लतीफ खोसा साहब हैं। अब हाफिज फरहत जो है, इनका इलाका जो है, जो इनका एरिया है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आपको पता है कि पोश एरिया भी आता है डीएचए का, और वेल अवेयर लोग हैं। और वहां पर एक बहुत ही क्लियर लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो हाफिज फरहत की इस वक्त कंफर्म्ड है। अब इन्होंने कुछ वारदातें डाली हैं हाफिज फरहत के साथ, और ये अभी हाफिज फरहत हैं जिसे इलेक्शन के वाले से, यानी जमान पार्क में जब भी खान साहब बैठे होते थे, कोई भी मामला होता था किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन का, खान साहब का पहला जुमला ये होता था, पूछते थे हाफिज फरहत से, हाँ भाई बताओ इस बारे में तुम्हें क्या लगता है। यानी ही वाज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इमरान खान फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन के रिलेटेड जितने मामलात हैं, आप यहां से समझ लें। अब होता यह है कि आपकी जो पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त लगती है हाफिज फरहत के हल्के के अंदर, अब ये इतनी डॉक्यूमेंटेशन जो इन्होंने किया और ये जो अदालतों के अंदर मामलात लेके गए, आपने जरा इस बारीक नुक्ते को समझना है। होता यह है कि फहरिस्त लगती है, उसके ऊपर एतराजात होते हैं, फिर एतराजात के बाद एक खत्मी फहरिस्त लगती है। अब इनके हल्के में वारदात ये डाल दी गई कि एक फहरिस्त लगाई गई, इन्होंने वो फहरिस्त
लिस्ट देख ली, पिछले इलेक्शन की वो कंपलसरी होती है, फिर दोबारा एक अपडेटेड आपको लिस्ट लगानी पड़ती है। इन्होंने उसके अंदर मामलात देखे, वो ठीक लगे। अब इन्होंने तो उसी फहरिस्त जो लगाई गई उस पर एतराजात करने थे। उसी दौरान एक और इन्होंने, यानी ये मुकम्मल तौर पे बायस्ड तरीके से, एक मिली भगत से एक और फहरिस्त लगा दी जी। उसके अंदर जो वारदातें डाली गई, आप यहां से अंदाजा लगाएं कि दो काम हुए। एक तो ये कि बहुत से ऐसे लोगों को उठा के किया ये कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो, यानी जो एरियाज हैं उनके अपने एरिया में लोगों को उनके पोलिंग स्टेशन के बजाय शौहर को कहीं और डाल दिया जी, एक नुक्कर पे, दूसरी साइड पे, नॉर्थ साइड पे, बीवी को जी साउथ साइड पे डाल दिया और दूर डाल दिया ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस हो, वोट ना डाल सके लोग, और ये लोगों के साथ ज्यादती है ना बेसिकली। अब एक जगह पर तो ये हुआ, यहां तक कि आप अंदाजा करें कि राबिया बसरी कॉलेज है, पीपी 175, ये बेसिकली उससे बाहर बनता है, और वहां पर इन्होंने ये कर दिया जी, अपना जो पोलिंग स्टेशन है वो बना दिया। अब इसके ऊपर जब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के पास गए, उन्होंने जब रिपोर्ट मांगी तो आरओ ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए रिपोर्ट के अंदर, इर्रेगुलरिटी नहीं का, इलीगैलिटी का, क्योंकि इलीगल है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर आपका पोलिंग स्टेशन तो बन ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये भी हुआ। इसके साथ ही साथ जो इससे भी बड़ी वारदात डाली गई, जो इससे भी बड़ा काम किया गया, वो है जी जो आपके डीएचए के अंदर जो डीएचए फेज 1 से फेज 5 के 50-55 हजार, क्योंकि इन्हें पता है कि यहां पे एक इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलनी है और इतना बड़ा विनिंग मार्जिन होना है कि इनके लिए धांधली क्या, धांधला जो है वो भी काम नहीं कर पाएगा, और ये सीट इन्होंने इजीली निकाल जानी है। और यहां पर हराना भी इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एक स्टेटमेंट भी तो देनी है ना कि खान का करीबी साथी खान के साथ डटा रहा, खान के साथ वफा कर गया, तो उसे कैसे जीतने दे सकता है यह निजाम। अब इनके साथ जी जो कुछ हुआ है, आप जरा अब इन चीजों को समझें। कानून के मुताबिक अगर एक कैंडिडेट है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर एतराज कर सकता है, लेकिन अगर कोई उस हलके का वोटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ, आप इस बात को समझिएगा कि वो वोटर सिर्फ और सिर्फ अपने पोलिंग स्टेशन की शिकायत कर सकता है, उस पर एतराज कर सकता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 48 पोलिंग स्टेशंस का जो तब्दीलियां की हैं, जो इस वारदात डाली, इस सब के अंदर ये चले गए। हाफिज फरहत ने पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने सारी दरखास्तें दी, इस्लामाबाद, लाहौर, सबको, और उसके बाद ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला चला और वहां पर जब जस्टिस साहब ने ये केस सुना तो बड़े दिलचस्प मामलात हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी, जब यह सवाल पूछा गया कि एक वोटर के कहने पे आपने डीएचए के 34 पोलिंग स्टेशन और दोनों के कहने पे 48 पोलिंग स्टेशन आपने बदल दिए, ये कैसे बदले, और इस सब के अंदर ये तो कानून ही नहीं है, 50-55 हजार वोटर है। ये रिट पिटीशन जस्टिस शाहिद बिलाल की अदालत में लगी और हाफिज फरहत की तरफ से अबूजर सलमान न्याजी और दीगर वकला पेश हुए कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन वालों ने जी झूठ बोल दिया कि ये तो कैंडिडेट्स हैं, हमने कैंडिडेट्स के कहने पर किया। अच्छा, फौरी तौर पर हाफिज फरहत की टीम अपना होमवर्क पूरा किया हुआ था, इन्होंने अपना फॉर्म 33 जो होता है जिसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, दिखाया कि ये दो बंदे जिनके कहने पे आपने ये किया है ये तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने तस्लीम कर लिया और इन्होंने मान ली कि जी नहीं है, हमसे गलती हुई है या गलत बयानी इन्होंने की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कहा गया ठीक है, ये जो भी दो बंदे थे कानूनी भी तौर पे ये सब कुछ जायज नहीं है जो हुआ है, लेकिन आप क्या करें कि आप इनकी एप्लीकेशंस तो दिखाएं। इन्होंने आपको कोई एप्लीकेशन भी दी होगी, वो एप्लीकेशन भी नहीं दे सके। ये बेसिकली जो दोनों बंदे हैं, आप अंदाजा करें, अमर सिद्धू के पिंड जो है वहां से इनका ताल्लुक है, ये नून लीग के बंदे हैं, इन्हें सामने वैसे पेश कर दिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, कोर्ट में इन्होंने माना गलती हो गई। जस्टिस साहब ने कल कह दिया कि जी फैसला आ जाएगा, बाकी केसेस सुनते हैं। फैसले के लिए रात तक वेट करते रहे, फैसला नहीं आया और फिर यह बताया गया कि आपकी दरखास्त जो है वो अब खारिज कर दी जाती है। अदालत में कह दिया कि आपके हक में फैसला है, बाद में कहते हैं कि जी आपकी जो दरखास्त है वो खारिज की जा रही है। किस बेस पे खारिज की जा रही है, जरा नुक्ता समझिएगा कि जी अब टाइम कम रह गया, ऑल्दो कानून के मुताबिक अभी टाइम है। अच्छा, अब ये हुआ एक और, इस पे आप ये देखें कि रात को 4 बजे फिर इन्होंने एक डिविजनल बेंच जो होता है उसके सामने दरखास्त देने के लिए इन्होंने तैयार कर ली अपनी दरखास्त जो आज हुई। अच्छा, आज डिविजनल बेंच आपका जुम्मे और हफ्ते को बैठता कोई नहीं है, तो आज आखिरी दिन था डिविजनल बेंच के बैठने का, केस भी लग गया। अच्छा जी, अब वो फाइल ही नहीं मिल रही। फाइल 2 बजे तक डिविजनल बेंच बैठा, 2 बजे तक फाइल गायब है, और जैसे ही डिविजनल बेंच उठा 2:30 बजे फाइल मिल गई। आप इधर से अंदाजा लगा लें कि ये जो इस वक्त हाफिज फरहत के साथ हुआ है और ये पूरे पाकिस्तान में कहां पर क्या क्या कुछ हो रहा होगा, ये तो ऐसी ऐसी टेक्निकलिटीज है, ये तो हाफिज फरहत ने देख ली।
और हाफिज फरहत के, अब मैं ये समझता हूं कि डीएचए फेज 1 टू फेज 5 के लोग जिनके वोट पे इस तरह से डाका डला है, उनके ऊपर अब ये फर्ज है कि वो इसे अपनी जिद बनाए। ये आपके साथ ज्यादती की गई है ना, ये आपके हक पे डाका डाल दिया गया है। ये अब उन लोगों के ऊपर ये फर्ज बनता है कि आपने 8300 पे मैसेज करके अपना पोलिंग स्टेशन देखें और आप वहां पर जाके रास्ता भी देख लें, ताकि उस दिन भगदड़ ना मचे। अपनी तैयारी पूरी करें, इन्होंने हर को मुमकिन कोशिश करनी है, आप पहले से तैयार बैठे हो। और ये अब लोगों का फर्ज है कि ये जो कुछ भी हो रहा है और ये अवाम के हुकूक पे जो डाका डल रहा है, इस जुल्म का बदला आपने कैसे लेना है? 8 फरवरी को आपने अपने वोट से लेना है। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है उसने बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। साइफर केस का तफसीली फैसला 77 सफहात पर मुश्तमिल है, जो सीक्रेट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जारी किया। तफसीली फैसले में अदालत ने लिखा है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। अब ये जो एक बात जज साहब ने आज लिख दी है ना, इसका मतलब यह है कि जज साहब ने एतराफ कर लिया है कि खान साहब के लिए फेयर ट्रायल कोई नहीं है। खान साहब के लिए फेयर ट्रायल नहीं है, क्योंकि जज साहब समझते हैं कि ये दोनों मुलजिम जो हैं ये इंतहाई चालाक हैं। तो आपने चलें ये तो मान लिया कि दोनों चालाक हैं, लेकिन आप साथ ये भी मान गए कि फेयर ट्रायल का हक इन्हें नहीं मिला। अदालत ने कहा है कि साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता हुआ। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का ना सोचा। 31 मार्च को बानी पीटीआई ने कहा कि अमरीका ने धमकी दी, इससे पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा कि बानी पीटीआई को समझाया था। आजम खान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी बानी पीटीआई को बताया था। बानी पीटीआई ने आजम खान की बात को सुना अनसुना कर दिया और जलसे और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। गवाहान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, जबकि प्रोसिक्यूशन ने दोनों के खिलाफ साइफर केस को साबित कर दिया है। सीक्रेट अदालत के तफसीली फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर हुआ। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ कि मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया और इमरान खान साहब अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुए। अब तहरीरी फैसले में जो इन्होंने सजाएं सुनाई हैं, इसमें बेसिकली इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर एक और बहस का आगाज करवा दिया गया है, क्योंकि मीडिया खुद से तो इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। अब जी जियो न्यूज पे क्या रिपोर्टिंग हो रही है, बड़ी दिलचस्प, कि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद इमरान खान कितना वक्त जेल में गुजारेंगे। साबिक वजीर आजम को 14 साल की सजा होगी या 24 साल, क्योंकि उन्हें साइफर केस में भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब इसमें यह कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज समेत माहिरीन कानून की राय है कि इमरान खान की सजा मजमूई सजा के बजाय एक साथ कॉन्करेंट होगी। माहिरीन कानून के मुताबिक जज को अपने फैसले में यह बताना होगा कि कैद की सजा मजमूई होगी या एक साथ। एक साथ कैद वो सजा है जो बैक वक्त भुगती जाती है, जबकि मजमूई सजा वो है जो उस वक्त तक शुरू नहीं होती जबकि पहले से सुनाई गई सजा खत्म ना हो। यानी कि ये एक तरह का मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सर पे ये तलवार लटक रही है कि उन्हें 24 साल सजा जो है वो भी सुनाई जा सकती है। ऑल दो चांसेस यही है, ये 10 साल भी नहीं पूरे होने, ये दोनों सजाएं वैसे ही उड़ जानी है। और जजेस ने जिस तरह से 342 के बयान भी नहीं लिए, मैं तो समझता हूं एहसान किया। जज मोहम्मद बशीर साहब ने भी जिस तरह से फैसला सुनाया उजलत में, और अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने भी जिस तरह से फैसला सुनाया उजलत में, और हमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से फैसला सुनाया था तेजी में, उसके बाद क्या मिला? हमायूं दिलावर को फैसला भी उड़ गया, सजा भी उड़ गई। और इतनी बेसिक है कि ये लीगल टीम का काम आसान किया और किसी का नहीं। लीगल टीम के लिए इतना सादा केस है, ओपन एंड शट केस है कि सामने अगर जज जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हो या जस्टिस काजी फायजीसा साहब भी बैठे हो, उनके लिए भी ये सजा मुअत्तल ना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अल्टीमेटली प्लान यह है कि पीटीआई के आजाद उम्मीदवार अगर इलेक्शन में जीत भी जाएं तो वो पार्टी ज्वाइन ना कर सके। पीटीआई का वजूद जो है उसे खत्म करना है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर जितने एतराजात किए गए उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई कि पीटीआई ने एक लिस्ट बना ली कि सुप्रीम कोर्ट तक, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम पर क्या क्या एतराजात किए गए। पीटीआई ने
वो सारे एतराजात अब दूर करने का फैसला कर लिया है और पीटीआई ने इलेक्शन के लिए प्लान सी अपना मंजर आम पर पीटीआई ला चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल बॉडी इजलास में एक हफ्ते के दौरान पार्टी इलेक्शन कराने के आज़म का इजहार कर दिया गया है और पीटीआई की जानिब से इलेक्शन इस्लामाबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में होने वाले पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रऊफ हसन को तहरीक इंसाफ का वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब कर दिया गया है। पीटीआई ने सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी अपने मुंतखब कर दिए हैं। 5 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे और पीटीआई ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी करके फॉर्म 1 जो है जो प्रपोज करने के लिए हर चीज वेबसाइट पर भी लगा दी है कि इस मरतबा कोई एतराज ना हो सके। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज पीर को होंगे। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर भी दस्तयाब होगी। पीटीआई के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन के मुताबिक इलेक्शन के तफसीली तरीकाकार की वजाहत इलेक्शन रूल्स 2020 में मौजूद है जो वेबसाइट और राब्ता ऐप पर दस्तयाब है। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और 6 फरवरी को बेसिकली यानी कि अगले दिन इंतखाबात के बाद पीटीआई के जो चेयरमैन हैं और पूरे पैनल का ऐलान कर दिया जाएगा। अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुज्जत तमाम कर दी है और ये जो एक इनका मंसूबा है कि पीटीआई अपनी मुख्तस या मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हासिल ना कर सके और लोग पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हैसियत में तितर बितर हो जाएं, कम अज कम उसके आगे पीटीआई फाइट बैक कर रही है। अब इसके अंदर भी निजाम अपनी कोई ना कोई काम कर दे, इनके लिए भी ये भी हल है कि ये पीटीआई को दहशतगर्द जमात बना के कलदम ही कर दे। 9 मई के हवाले से भी बहुत कुछ चलना है अडियाला जेल के अंदर। अभी आप ये ना समझें कि खेल खत्म हो गया और स्ट्राइक बैक कर रहे हैं जो करने वाले हैं, फैसला साज है, मंसूबा साज है। लेकिन पीटीआई का यह है कि जो जो कुछ हो रहा है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। पीटीआई फाइट बैक करेगी, पीटीआई सरेंडर नहीं करेगी, वो आखिरी गेम तक लड़ेगी। यही कप्तान की ट्रेनिंग है जिस पर पीटीआई की इस वक्त मौजूदा टीम भी अमल पैरा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।